Good morning, class. Today we are going to start, not going to start a new chapter. Actually, we have discussed half of this lesson already. So, we are going to continue with that. Lesson number 10, Organs of Government. So, we are going to discuss one by one the different topics that are given in the textbook, like how a bill is passed in the upper house and the lower house, the parliament, the president's role in it. We are going to look into that topics. Okay, so let's begin. ओके सो व्हेन कैन अ बिल बिकम एन एक्ट। तो मतलब एक प्रपोजल जब एक बिल होता है तो वो पास होकर कैसे एक एक्ट बनता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो अ प्रपोजल इज कॉल्ड अ बिल। द पार्लियामेंट डज द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ऑगमेंटिंग द ओल्ड लॉज। मतलब जो पुराने लॉज हैं उनमें अगर कोई एडिशन कोई बदलाव लाना है तो वो ऑगमेंटिंग ऑफ द ओल्ड लॉ। और फिर फ्रेमिंग न्यू लॉज मतलब नए लॉज बनाना, या नलिफाइंग एब्सोल्यूट लॉज मतलब आउटडेटेड जो लॉज हैं जो रूल्स हैं उन्हें नलिफाई करना, मैंने उन्हें स्टॉप कर देना मतलब उन्हें हटा देना। That all work is done by the parliament. So any of the bills, either ordinary bill मनी बिल हो या बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए हो, ऐसा सबको पास करना एक्ट बनाने का एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो कोई भी बिल जब यानी लोअर हाउस या अपर हाउस में प्रेजेंट होता है तो वो एक सर्टेन प्रोसेस से होकर वो एक्ट बनता है। तो बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय अ मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो बिल कौन प्रेजेंट कर सकता है? कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पर्सन जो पार्लियामेंट का मेंबर हो वो एक बिल प्रेजेंट कर सकता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट कोई भी झगड़ा हो दोनों हाउसेस अपर हाउस और लोअर हाउस के बीच में बिल को लेकर, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक जॉइंट सिटिंग मीटिंग बुला सकते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को प्रेजेंट होना होगा। और प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग, इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कौन? स्पीकर। और जब वो बिल कैसे पास होगा नहीं होगा वो डिसाइड करता है एक वोटिंग सिस्टम से, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ वोट जिस तरफ है उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है कि बिल एक्ट बनेगा या नहीं। Then the bill become an act if it is passed by the majority of the members of both the houses। मतलब दोनों हाउसेस के मेजॉरिटी मेंबर्स अगर एग्री करते हैं तो तभी वो बिल एक्ट बनेगा, नहीं तो इट इज़ रिजेक्टेड देन एंड देयर। Okay, so first one, that is procedure of an act from bill, ordinary bill, यानी एक बिल से लेके वो ऑर्डिनरी बिल एक नॉन फिनेंशियल बिल कैसे एक्ट बनता है, दैट इज डिस्कस्ड हियर। सो द प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटिंग अ बिल इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। मतलब जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी मिनिस्टर एक बिल प्रेजेंट करता है तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, जहाँ पे उसका बिल का टाइटल, उस बिल से क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने का इंटेंशन है, उस बिल को लाने के लिए क्या क्या रीजंस हैं, वो सब डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द रिकमेंडेशन ऑफ अ चेयरमैन ऑफ द हाउस, एंड बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द सेंटर द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें अगर एक बिल प्रेजेंट करना है तो चेयरमैन का परमिशन रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। और जब कोई भी बिल सेंट्रल के सामने प्रेजेंट करना हो तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होना रिक्वायर्ड है। इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड अपॉन। तो फर्स्ट रीडिंग जब पहली बार वो बिल प्रेजेंट हो रहा है तो उसमें सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशंस पे ही डिस्कशन कंडक्ट होता है, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करने के बाद एक वोटिंग कंडक्ट की जाती है जिसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो बिल आगे डिस्कशन में आएगा या नहीं डिसाइड होता है। तो सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर सेक्शन वाइज डिस्कशन कंडक्ट होती है। उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा, रिपोर्टेशन क्या होगा, ये सब एक्सप्लेन होता है। और अमेंडमेंट्स चेंजेस मतलब उसमें क्या ऐड ऑन होना चाहिए, क्या बदलाव आने चाहिए, वो सब
डिस्कस हुआ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ग्रुप्स, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशंस, अपोजिशन पार्टी की ओपिनियन, ये सारे फैक्टर्स को माइंड में रखकर अमेंडमेंट्स, चेंजेस किए जाते हैं। उसके बाद वोटिंग इज कैरीड आउट ऑन दैट। ओके, so sometimes due to the workload of the house a bill cannot be discussed in detail, पर कभी कभी हाउसेस या अपर हाउस लोअर हाउस के वर्कलोड के कारण बिल को पूरी तरह से हर टॉपिक में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता। सो क्या होता है, देयरफॉर इट इज़ हैंडेड ओवर टू द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड मेंबर्स हैविंग स्पेशल नॉलेज टू एग्जामिन दी बिल। तो क्या करते हैं, उस बिल को हैंड ओवर करते कमिटी को, उस कमिटी के मेंबर्स होते हैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं, जो उस बिल को एग्जामिन करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं उसके रिपोर्टेशंस का रिजल्ट क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट्स आएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन सब फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। और पब्लिक ओपिनियन को माइंड में रखते हुए दे विल अंडरगो द नेसेसरी डिस्कशंस कंडक्ट होते हैं, सजेशंस आते हैं और उसमें जो चेंजेस करने हो वो सारे चेंजेस उस स्टेप में किए जाते हैं। और फिर वो कमेटी उससे अच्छे से एनालाइज कर स्टडी कर एक रिपोर्ट रेडी कर हाउसेस में सबमिट करते हैं। ओके, फिर देन दैट बिल इज सेंड फॉर द थर्ड रीडिंग। यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग हो गई, उसके बाद सेकेंड रीडिंग हो गई जो कमेटी कंडक्ट कर दी, एंड देन दैट बिल इज पास्ड फॉर थर्ड रीडिंग। सो थर्ड रीडिंग एक फॉर्मल रीडिंग होती है आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द बिल। तो मतलब पूरा प्रेजेंटेशन वर्क हो चुका है कि क्या एक्सेप्ट होगा उस बिल में, क्या रिजेक्ट होगा, क्या चेंजेस लाना है, कैसे वोटिंग भी हो चुकी है कि वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो जो मेजॉरिटी लोग अगर उस बिल को पास कर देते हैं तो जो पास्ड बिल है उसे चेयरमैन, जो फर्स्ट हाउस का जो चेयरमैन है वो उसे साइन कर देता है और उसे सेकेंड हाउस में पास ऑन कर देता है। तो बिल फिर से सेकेंड हाउस में ये सारे प्रोसीजर्स रिपीट होंगे, मतलब फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकेंड रीडिंग होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी। सो यानी फर्स्ट हाउस ने ऑलरेडी उसे एक्सेप्ट कर लिया है ना, वही सेम प्रोसीजर सेकेंड हाउस भी कैरी आउट करेगी। तो जो बिल पास होगा सेकेंड हाउस में उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स, जो चेंजेस लाने हैं वो भी सेकेंड हाउस कर सकती है। तो फर्स्ट हाउस से जब वो बिल पास होगा तो चेयरमैन ऑफ दैट फर्स्ट हाउस साइंस द बिल एंड देन पासेस इट टू सेकेंड हाउस। तो वहाँ सेकेंड हाउस में जब बिल पास होगा नेसेसरी चेंजेस करने के बाद, नेसेसरी अमेंडमेंट्स के बाद, तो वो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए सेंड होता है। और जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर उस बिल पर आ जाए तो देन दैट बिल बिकम्स एन एक्ट। So that is how a complete procedure of bill becoming an act happens. पर इस केस में कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों हाउसेस एग्री करें कोई बिल को लेकर कि हाँ ये बिल एक्ट बनना चाहिए। सर्टेन केसेस में सेकंड हाउस रिजेक्ट कर सकता है या फर्स्ट हाउस में अपने आप में रिजेक्ट हो सकता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हाउस ने एक्सेप्ट कर लिया, सेकंड हाउस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, बट द प्रेसिडेंट सेज नो दिस कांट बी एन एक्ट। सो वो केसेस में क्या होगा दैट वी आर गोइंग टू सी। सो बट इफ द बिल इज़ नॉट पास्ड इन द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब सेकेंड हाउस उस बिल को पास नहीं करती तो फिर से फर्स्ट हाउस के पास रीसेंड होगा और सेकेंड हाउस उस बिल को अगर मान लो कि 6 मंथ्स तक कुछ करे बिना अपने पास ही रख दे तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ अंडरस्टूड दैट द बिल इज़ रिजेक्टेड। ओके, सो बोथ द हाउसेस डिसएग्री या कोई डिस्प्यूट है उनको उस बिल को लेकर, कोई झगड़ा है उस बिल को लेकर, तो एक जॉइंट सेशन कंडक्ट होती है जिसमें दोनों हाउसेस, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों प्रेजेंट होती है। एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट में कंडक्ट होता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, और वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वोटिंग यूज़ होती है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वोट इज़ if in the favor of that bill then that bill is passed on, otherwise the bill is rejected.
So if when the bill is passed for the president signature, जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए बिल पास होता है, 3 ऑप्शंस हो सकते हैं प्रेसिडेंट के पास. ओके, तो द फर्स्ट ऑप्शन है कि वो अप्रूव करे देन एंड देयर, दैट मीन्स दैट ही साइंस द बिल अप्रूविंग. सेकेंड केस में ही कीप्स द बिल विथ हिम, वो अपने पास ही रख दे बिल. एंड द थर्ड केस ही कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन, मतलब वो बिल वापस पार्लियामेंट के पास सेंड कर दे कि हाँ फिर से रिकन्सिडर करो, क्या ये बिल इतना इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चेंजेस कर सकते हो, फिर से एक बार रिकन्सिडर करने के लिए वो वापस हाउसेस में सेंड करे. तो दिस इज़ द 3 ऑप्शन दैट द प्रेसिडेंट हैज़ इन हैंड व्हेन द बिल इज सेंड फॉर हिज सिग्नेचर. Okay, I hope you are getting what I am explaining. So when this bill becomes an act, उसे गवर्नमेंट गज़ेट में पब्लिश हुआ जाता है, उसे एनफोर्स किया जाता है कि इस डेट से ये नियम लागू होगा, ये एक्ट लागू होगा, ऐसा डिसीजन ले लेते हैं और गवर्नमेंट गज़ेट में उसे मेंशन कर लेते हैं. So that's how a bill becomes an act. In B, when any bill to amend the constitution is presented in any of the house of the parliament, it has to be passed by the majority number of the members of that house. मतलब जब भी कोई बिल एक किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है तो मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स जो उस हाउस में प्रेजेंट है उन्हें उसे एग्री करना पड़ता है, या फिर 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो जितने लोग वोट करें उनका 2/3 मेंबर उसे एग्री करना होगा तो ही वो बिल आगे बढ़ेगा. तो इफ़ अ बिल प्रिटेंड्स टू एनी मैटर रिलेटेड टू द सेंट्रल और द स्टेट, इट रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. तो मतलब अगर वो सेंट्रल या स्टेट के रिलेटेड मैटर है तो उसमें आधे से ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स के वोट होना ज़रूरी है. दिस बिल ऑल्सो गोज थ्रू द सेम प्रोसेस एज एन ऑर्डिनरी बिल. ये बिल भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही सेम प्रोसेस को गो थ्रू करता है. नाउ दैट वॉज अबाउट द ऑर्डिनरी बिल एंड बिल. नॉन फिनेंशियल था. अब फिनेंशियल बिल मतलब मनी रिलेटेड, द प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल. तो जब बिल मनी रिलेटेड है, मनी बिल है, वो डिसाइड करने का राइट है स्पीकर ऑफ द लोकसभा. सो अ बिल कंटेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ बजट या फिनेंशियल मैटर्स रिलेटेड देन इट इज़ कॉल्ड मनी बिल. तो जब भी कोई भी बिल जिसमें बजट को कोई रिकमेंडेशन है या फिनेंस रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन है तो वो दैट बिल इज़ कंसिडर्ड एज मनी बिल. सो द बजट ऑफ द सेंट्रल अपना बजट प्रेजेंट करती है यूजुअली 28 फरवरी के आसपास लोकसभा में. जो यूजुअली कौन कंडक्ट करता है? इट इज़ डन बाय द फिनेंस मिनिस्टर. और जो भी मनी बिल्स हैं फर्स्ट प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में और उसे पास करने के कुछ प्रोसेसेस हैं दैट इज़ डिस्कस्ड हियर ऑन द नेक्स्ट पेज. लेट्स सी व्हाट आर द प्रोसीजर एंड हाउ अ मनी बिल इज़ पास्ड इन लोकसभा. Okay, so there is a primary discussion that is carried out on the money bill. जो लोकसभा में प्रेजेंट हुआ मनी बिल है उस पर एक प्राइमरी डिस्कशन कैरिड आउट होता है जिसमें एक्सपेंसेस जो मेंशन है वो उस पर डिस्कस होते हैं, उस पर डिस्कशंस होते हैं. फिनेंशियल मिनिस्टर जो हैं वो प्रेजेंट करते सारे न्यूमेरिक डिटेल्स जो उस बजट के अंदर प्रेजेंट है. और जो भी दूसरे मिनिस्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर, साइंस, डिफेंस मिनिस्टर, ट्रेड, बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इस सब डिपार्टमेंट्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी डिमांड्स लोकसभा के आगे रखते हैं और उसके बाद एक वोटिंग होती है जिसके अंदर वो अपनी परमिशन, अपनी डिमांड्स को एग्री करवाने के लिए दे कंडक्ट अ वोटिंग. और जो सोर्स ऑफ इनकम एंड टैक्सेस हैं वो दोनों को सेपरेटली प्रेजेंट किया जाता है बजट में और दोनों का सेपरेट अप्रूवल लिया जाता है. किस किस का? इनकम का और जो टैक्सेस पे हो रहे हैं उसका. So these are the 4 points that you have to keep in mind and how a bill is passed in Lok Sabha.
So the bill that is already approved in Lok Sabha is then passed to Rajya Sabha for recommendation, and Rajya Sabha क्या करती है, has to return it to Lok Sabha with necessary recommendation within 14 days. तो जब लोक सभा ने एग्री करके राज्य सभा को कोई बिल दिया, तो बिल को पर डिस्कशन करके सारे स्टेप्स कंडक्ट करने के बाद दैट बिल इज़ अगेन पास टू लोकसभा, और वो कितने टाइम ड्यूरेशन में हो जाना चाहिए, इट शुड बी डन विद इन 14 डेज. तो लोकसभा उसको एक्सेप्ट कर सकती है या तो रिजेक्ट कर सकती है. मतलब इट कैन बी दैट टोटल और पार्शियल रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा. एंड इफ अ मनी बिल इज नॉट रिटर्न टू द लोकसभा विद इन 14 डेज बाय द राज्यसभा, तो वो बिल को हम कंसिडर कर सकते हैं कि टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा. मतलब अगर बिल कोई चेंजेस करने के बाद वापस लोकसभा के पास 14 डेज में नहीं आई, तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट राज्यसभा ने ऑलरेडी उस बिल को पास कर दिया है. ओके, द बिल इज कंसिडर्ड टू बी पास्ड बाय राज्यसभा. इफ द लोकसभा एक्सेप्ट्स द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, द बिल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. पर इन केस अगर राज्यसभा ने कोई चेंजेस कर वापस लोकसभा को वो बिल पास करने के लिए भेजा है, तो वो बिल को जब लोकसभा उस रिकमेंडेशन को एग्री करती है, तो ये कंसिडर हो जाता है कि दोनों हाउसेस ने उस बिल को पास कर दिया है. बट इफ द लोकसभा रिजेक्ट्स द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा एंड द बिल इज अगेन पास्ड इन द लोकसभा, द मनी बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. पर लोकसभा अगर राज्यसभा के रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर देती है कि जो उसने चेंजेस किए हैं, तो वो अगर लोकसभा रिजेक्ट कर देती है रिकमेंडेशन राज्यसभा की, तो वो बिल फिर से लोकसभा में पास होगा. उसके बाद मनी बिल को डीम करने के बाद बोथ द हाउसेस फिर से उसे पास कर सकती है. हैंस इन द मैटर ऑफ मनी बिल राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर्स है. फुल पावर किसके पास है, लोकसभा के पास. तो जब मनी बिल दोनों हाउसेस पास कर देती हैं, उसके बाद इट इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज परमिशन. तो व्हेन द प्रेसिडेंट गेट्स दिस बिल, ही हैज़ टू sign the money bill. If the budget is not passed in the house, then the government has to re-sign it. Okay. Apart from this, in both the houses of parliament, social, economic, political, defense, foreign matters, these all departments are discussed in both the houses of parliament. So Lok Sabha monitors the control of working of executive, cabinets of minister, जो bureaucrats हैं, इन सब की working को कौन monitor करता है? It's Lok Sabha that does. Okay, it is the work of the elected members to see that the fund of the public are utilized properly. तो जो लोगों के वेलफेयर के लिए जो फंड्स हैं उसे प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है, काम में लाया गया या नहीं, वो सब देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ द वर्क ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स. द लोकसभा एक डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है पब्लिक फंड पे, यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं. ओके, विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कोई भी नया टैक्स अप्रूव नहीं हो सकता, या कोई भी एग्जिस्टिंग टैक्स में कोई इम्प्रूवमेंट चेंजेस नहीं कैरिड आउट हो सकती, यानी उस हाउसेस की परमिशन होना रिक्वायर्ड है. ओके, so beside this, the parliament has the power to remove president, vice president, chief justice of supreme court, as well as high court, chief election commission, auditor general, under the charge of proven misbehavior or inefficiency or violation of the constitution through the process of impeachment. मतलब पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के चीफ को, ऑडिटर जनरल को, किसी हाईएस्ट से हाईएस्ट पोजीशन पे पर्सन को रिमूव करने का पावर पार्लियामेंट के पास है. अगर वो पर्सन मिसबिहेविंग में प्रूवन हो या इनएफिशिएंसी, उसके काम में एफिशिएंसी नहीं हो, वायलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कुछ रूल्स हैं उसे कोई वायलेट कर रहा है, तोड़ रहा है, तो उसे इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू उसे अपने पोजीशन से रिमूव करने का पावर इज़ देयर इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट. सो लेट्स सी अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल. सो वी हैव फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन लेजिस्लेटिव काउंसिल.
सो ईच स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटर और उसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस होता है, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है जो दूसरा हाउस है लेजिस्लेचर का, वो लेजिस्लेचर काउंसिल, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब स्टेट्स के पास 2 हाउसेस हैं, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अपर हाउस है और लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोअर हाउस है। और गुजरात स्टेट के पास सिर्फ कौन सा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज़ द अपर हाउस। और कुछ स्टेट्स हैं जिसके पास डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है? 60, और मैक्सिमम नंबर्स हैं 500। और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ प्रेजेंटली 182। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होने की क्वालिफिकेशन है कि वो पर्सन इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और उसकी एज 25 ईयर्स और मोर होनी चाहिए, और इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब कोई मेंटल इश्यूज़ नहीं होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट या क्रिमिनल केसेस नहीं होने चाहिए, तो ही कैन बी द take part as an candidate for election of legislative assembly. लेजिस्लेटिव असेंबली एक परमानेंट हाउस नहीं है, वो 5 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं। उस 5 इयर्स के टाइम पीरियड के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, और अनयूजुअल सिचुएशन में गवर्नमेंट कोई भी फंक्शन नहीं कर सकती, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई या गवर्नमेंट कोई रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट डिसॉल्व करने के लिए डिसीजंस ले सकती है, और प्रेसिडेंट देन डिसॉल्व्स द लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकती है, कि मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई इशू है तो उसे स्टॉप कर प्रेसिडेंशियल रूल उस स्टेट में लाने का पावर रखती है कौन? प्रेसिडेंट। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द गवर्नमेंट, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्मूथ फंक्शनिंग अच्छे से प्रॉपरली वर्क हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास, डेप्यूटी स्पीकर के पास, जिसे वो उन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही वोट कर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को सिलेक्ट करते हैं, और उनसे अच्छे से फंक्शनिंग हो रही है या नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्पीकर की और डेप्यूटी स्पीकर की होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन द next video we will discuss about the remaining chapter. Okay, make sure that you read it, and thank you for listening.